हाउ आर यू स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस चैप्टर में हमने पार्ट 3 में जो हमारी थर्मोडायनेमिक की इंपॉर्टेंस प्रॉपर्टी थी, हीट एंड एनर्जी के बारे में थोड़ा देखा था कि एनर्जी क्या है, हीट क्या है, कौन पाथ फंक्शन है, कौन हीट फंक्शन है, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आज हम वर्क, पावर, एंथैल्पी, एंट्रोपी, जब आपका ऑब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कैसे आइडेंटिफाई होता है वो सब आज डिस्कस करेंगे। पर उसके पहले आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं रीड किया है तो रीड कर लेना, ठीक है। और यहाँ आपको हीट एंड एनर्जी मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था। अब थोड़ा आगे चलते आपके वर्क के बारे में। हीट क्या है, हीट देखा था हमने कि एनर्जी क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क, कि आप कितना वर्क कर पाओगे उसी हिसाब से आपकी एनर्जी क्या होगी, गिनी जाती है। अब यहाँ आते हैं वर्क। हाउ टू आइडेंटिफाई कि इस सिस्टम में वर्क हुआ है, कैसे कह पाओगे कि इस सिस्टम में वर्क हुआ है। तो देखो यहाँ आपका मैं टाइटल लगा देता हूँ वर्क, ठीक है। वर्क का सीधा हम फॉर्मूले पे जाके ताकि आपको आसानी से समझ में आ पाएगा कि सिस्टम में कब वर्क होना चालू करता है। तो सीधा मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी क्या है भाई, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओ तो वो क्या करेगा, अपनी प्लेस चेंज करेगा, मोशन में आएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है, वर्क हुआ है। ठीक है, सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन है। अब थोड़ा इसको हम आगे जाए, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन और मीटर। कई स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, वर्क का यूनिट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। नॉट, समझो कि किसको सिंबल किया जाता है, किसको यूनिट किया जाता है, किसको फॉर्मूला किया जाता है। फोर्स न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट मीटर में। अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करें तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, आप जब स्टैंडर्ड 8-9 में पढ़ चुके हो और फिजिक्स में भी पढ़ चुके हो, न्यूटन सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ। उसमें फर्स्ट लॉ आ गया, सेकंड लॉ आ गया है कि F इज इक्वल टू ma। यानी ये सब आपको एग्जाम्पल में काम लगेगा। अब जब इल्यूस्ट्रेशन आएगा, एक्सरसाइज के सम आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि कैसा है। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं कि किसी भी, मैंने समझा दिया कि वर्क कई टाइप के होते हैं। वर्क कैसा होता है, पार्ट फंक्शन है। वो कैसा है भाई, इट इज द वन टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी बट इट इज द पार्ट फंक्शन। वो पार्ट पे डिपेंडेंट करता है, क्योंकि व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंज द पार्ट देन वर्क इज आल्सो चेंज। यानी जब आपका ऑब्जेक्ट पार्ट चेंज करेगा ना, तब आपका वर्क भी चेंज होगा। कैसे, मैं यहाँ डिफाइन कर लेता हूँ। सपोज कि एक हमारा प्लेन है, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ हमें जाना है 1 to 2। कोई बंदा इधर से जाता है, कोई बंदा इधर से जाता है, भले उसकी इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम हो, चाहे वो यहाँ से जाए, चाहे वो यहाँ से जाए, चाहे वो यहाँ से जाए, बट इन्हें जाने के लिए वर्क कैसा करना पड़ेगा, डिफरेंट करना पड़ेगा। मतलब हम कैसे पहचाने कि प्रॉपर्टी पार्ट फंक्शन है कि पॉइंट फंक्शन है। जब पार्ट बदलने से उसमें चेंजेस आए तो उसको मैं क्या बोलूंगा, पार्ट फंक्शन। जैसे कि मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लूं, टेम्परेचर। अब यहाँ का टेम्परेचर यहाँ से मेजर करो, यहाँ से मेजर करो, जो फाइनल पोजीशन का टेम्परेचर है वही सेकंड पोजीशन, मतलब टेम्परेचर इज द पॉइंट प्रॉपर्टी आएगा। और जो वर्क है वो क्या आएगा, आपका पार्ट फंक्शन। अब यहाँ कई सारे वर्क होते हैं, बट हम यहाँ बेसिक यहाँ देखेंगे कि वर्क की डेफिनेशन, दूसरा पे एक्सटर्नल वर्क है, बहुत सारे वर्क है, बट आप बेसिक से समझ लो कि वर्क क्या है। दूसरा आते हम फटाफट पावर। पावर क्या होता है भाई, किसे बोलते हैं पावर। जैसे आपके घर में लाइट बिल आता है, मतलब कितना पावर आया। दूसरी कई चीजें, मतलब जो शोरूम वाले होते हैं कि इस गाड़ी में इतना पावर प्रोड्यूस होता है, वो क्या है, वो क्या समझते हो आपकी पावर प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है। तो हम सीधा, अब पावर और प्रेशर कंफ्यूज मत होना, दोनों डिफरेंट है। प्रेशर फोर्स की वजह से, और पावर क्या है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। इंजन के बारे में आप जब पढ़ रहे हो तो अब यूनिट टाइम में कितना इंजन चल रहा है और कितना वर्क दे रहा है, उसको मैं बोलूंगा पावर। जब मैं मशीन इंजन की बात करूं तब, बट आप
काम कर रहे हो, ठीक है, तो इतने टाइम में कितना वर्क दोगे उसी को मैं पावर बोलूंगा। अब पावर का यूनिट क्या होता है, देखो पावर का यूनिट यहाँ वर्क है, हाँ, तो यहाँ दूसरा यूनिट में यहाँ बताना भूल गया, दूसरा यूनिट जूल भी होता है जो हमने हिट में देखा था। वर्क इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ दी एनर्जी, ध्यान रखना, और वर्क का यूनिट सारी एनर्जी का यूनिट जूल होता है, इसीलिए वर्क का भी यूनिट जूल है। और पावर किसने फाइंड किया था, वॉट नाम के साइंटिस्ट ने, इसीलिए उसका यूनिट वॉट भी बोला जा सकता है। और यहाँ क्या आएगा आपका जूल पर सेकंड, ठीक है, आपका पावर का यूनिट क्या है भाई, जूल पर सेकंड, सिंपल सा। और यहाँ से आप डेफिनेशन भी बना सकते हो। तो ये जो टॉपिक बाकी था हमारा वर्क एंड पावर, थोड़ा मैंने डिस्कस कर लिया बहुत, उसमें रॉकेट साइंस में एक फॉर्मूला याद रखो, यूनिट याद रखो और उसी से डेफिनेशन बनाओ, ठीक है, समझ में आया। अब थोड़ा आगे चलते हैं, आगे की जो चैप्टर में इंट्रोडक्शन के चैप्टर में आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, वो एंट्रोपी एंथैल्पी पे हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एंथैल्पी और व्हाट इज एंट्रोपी। तो पहले हम एंथैल्पी पे जाएंगे, यहाँ होगा आपका पार्ट 4, वो चेंज करना मैं भूल गया, यहाँ होगा पार्ट 4, ठीक है। अब यहाँ जाते हैं आपकी एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है और एंट्रोपी क्या होती है, दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। एंथैल्पी को इंडिकेट किया जाता है डेल्टा एच से, इज इक्वल टू, हम सीधा फॉर्मूले से जाते हैं P इंटू डेल्टा V। अब ये चीज क्या है समझ लो, एंथैल्पी क्या होती है, देखो U लिख लो इंटरनल एनर्जी, ये क्या है भाई इंटरनल एनर्जी, और एनर्जी इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, मैंने अभी डिस्कस किया, उसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो इंटरनल एनर्जी, ठीक है, जिसका यूनिट होता है जूल। अब ये क्या है भाई, पावर या प्रेशर, तो प्रेशर होता है, वॉल्यूम के साथ हमेशा प्रेशर आएगा। जैसे हमने एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 चीजें सीखी थी, टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर। याद रखना, जब भी वॉल्यूम आएगा तो प्रेशर ही आएगा, नॉट पावर। तो यहाँ आएगा आपका प्रेशर, ठीक है, यहाँ आएगा प्रेशर। और ये क्या है, तो यहाँ पे देख लो वॉल्यूम है, डेल्टा भी यानी वॉल्यूम। अब ये कैसे प्रोड्यूस होगा, वॉल्यूम में जब उस पर वर्क होगा तब। हाँ, यहाँ मैं आपको भूल गया, जो हमने अभी वर्क बारे में पढ़ा था, तो वर्क का एक फॉर्मूला हमने देखा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। बट दूसरा भी फॉर्मूला है कि वर्क इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V, P इंटू डेल्टा V, यानी जब आप वॉल्यूम में चेंज करोगे ना तब वर्क में, क्योंकि आप वर्क दोगे तो उसके वॉल्यूम, जैसे बलून है, ठीक है, प्रेशर दोगे तो उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, यानी इट इज द वन टाइप ऑफ आल्सो वर्क। तो यहाँ वॉल्यूम चेंजेस, वॉल्यूम चेंजेस, तो वहां भी आपका वर्क प्रोड्यूस होगा, P डेल्टा V यानी वर्क ही है, ठीक है, याद रखना है छोटी छोटी चीजें। और दिस इज द एंथैल्पी, यानी कहने का मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो, डेल्टा H इज इक्वल टू U प्लस W, यानी जब आप सिस्टम में वर्क करोगे, जब आप सिस्टम में वर्क करोगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी। किसी भी सिस्टम में वर्क करोगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी, बिकॉज वर्क करोगे। जैसे एक सिंपल उदाहरण ले लो, साइकिल का पंप, आप क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, ठीक है, यानी उसकी वो हीट होगा। आप देखना, टच करना कि 2-3 मिनट आप पंप कंटिन्यू लगा के कंटिन्यू करो तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। हीट के कारण उसमें जो भी मोलेक्यूल्स है ना, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, और उसी दोनों के जितना वर्क करेगा उतना इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा और उतनी एंथैल्पी बढ़ेगी। समझ में आ गया कि व्हाट इज द एंथैल्पी, व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी एंड व्हाट इज द वर्क। यानी ये सब तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो बस उसका एडिशन करके दूसरा नाम आ गया। समझ में आ गया एंथैल्पी, फटाफट उसको कॉपी करो और आगे हम जाते हैं कि क्या है, ठीक है। अब यहाँ उसका यूनिट, एंथैल्पी का यूनिट क्या होगा, सोचो, फ्रॉम दी फॉर्मूला कई सारे यूनिट होते हैं, बट क्या यूनिट होगा। और दूसरा आता है आपका एंट्रोपी, आप सोचो, तब हम दूसरा टॉपिक लिख देते हैं कि एंथैल्पी का यूनिट क्या होगा। दूसरा है आपका एंट्रोपी। सोचो एंथैल्पी का यूनिट क्या होता है। चलो, हाँ, तो आई थिंक आपने सोच लिया होगा एंथैल्पी। तो एंथैल्पी का यूनिट जूल पर किलोग्राम, याद रखना, जूल पर किलोग्राम उसका यूनिट है, ऐसा यूनिट। अब जाते हैं एंट्रोपी।
अब यहाँ हमने क्या किया था, यहाँ हमने वर्क दिया था यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। यहाँ वर्क नहीं लेना है, यहाँ क्या लेना है, हीट लेना है, ठीक है। तो यहाँ आप क्या दोगे, हीट दोगे यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे और इंक्रीज द टेम्परेचर और चेंजेस द टेम्परेचर, इंक्रीज द टेम्परेचर और चेंजेस द टेम्परेचर, चेंजेस द टेम्परेचर। एंट्रोपी आप चेंज कब चेंज होगी, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को क्या करोगे, टेम्परेचर चेंजेस करोगे तो उसकी एंट्रोपी चेंज होगी। और दूसरी मेजरनेस ऑफ डिसऑर्डरनेस, ठीक है। यानी डिसऑर्डरनेस यानी जो पहले रेगुलर अरेंजमेंट थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, डिसऑर्डरनेस। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से उसमें जो भी रेगुलरिटी होगी ना वो इरेगुलर में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको मैं क्या बोलूंगा, डिसऑर्डरनेस। समझ में आ गया। और उसका यूनिट क्या होता है, अभी इसका यूनिट भी सोचो, इसका यूनिट भी सोचो क्या होगा। इट इज द सिमिलर टू द एंथैल्पी, बट क्या यूनिट होगा बोलो आप। उसका भी एक फॉर्मूला है एंट्रोपी को। देखो भाई, जैसे एंथैल्पी का है वैसे एंट्रोपी का भी फॉर्मूला है। एंट्रोपी तो इंडिकेट किया जाता है डेल्टा एस डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा एस एंट्रोपी है, हीट दोगे टेम्परेचर चेंज होगा। तो यहाँ हीट, क्यू क्या है, हीट है, हीट क्या है, जूल है, तो जूल पर केल्विन, तो उसका यूनिट ऐसा भी होता है, ठीक है। यानी एंथैल्पी एंट्रोपी ये मैंने क्लियर करवाया, ठीक है। देख लो शांति से, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करो, फटाफट लिख लो, कॉपी करो एंथैल्पी एंट्रोपी। उसके बाद हम जाते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे, सीधा टॉपिक पे, यानी आपका जो चैप्टर है वो खत्म धीरे धीरे हो जाएगा। उसके बाद है हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। हाँ, यहाँ कोई बच्चे ने मुझे पूछा कि सर व्हाट इज द एंथैल्पी कब चेंजेस होगी, तो मैंने बोला यहाँ जब वर्क चेंजेस करोगे, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट रखना है दोस्तों, ध्यान रखना, प्रेशर कैसा रखना है, कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम चेंजेस होगा। दूसरा एक कभी कभी पूछा जाता है स्पेसिफिक एंट्रोपी। क्या पूछा जाता है, स्पेसिफिक एंट्रोपी। ऑलरेडी मैंने एफएमएचएन के लेक्चर में बताया था कि कोई वर्ड्स के आगे स्पेसिफिक आए तो क्या करने का, तो याद रखना कोई भी चीजों का है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो इंजीनियरिंग के, आगे स्पेसिफिक वर्ड्स आए एक ऐसी चीज मुके कि डिनोमिनेटर में क्या मुकने का, मास। तो सिंपल यहाँ पे स्पेसिफिक एंट्रोपी यानी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू मास इनटू डेल्टा टी, बस सिंपल यही करना हो। चाहे स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, हमने कई सारे एग्जांपल उस लेक्चर में किया है। तो उसका यूनिट क्या होगा, यूनिट आपका बदल जाएगा क्योंकि मास आया जूल अपॉन केजी इनटू केल्विन, ये हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक एंट्रोपी। फटाफट लिख लो, कॉपी करो। चलो, उसके बाद आप टाइटल मारो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या टाइटल मारो, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। चलो, ये लिख लिया होगा आई थिंक। अब थोड़ा यहाँ ध्यान देना क्योंकि अब ऐसी चीज आ रही है जो आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझना पड़ेगा। यहाँ देखो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। फर्स्ट लेक्चर में थर्मोडायनेमिक क्या है, उसका मेन मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, ऑलरेडी सब कुछ मैंने डिटेल में स्टडी करवा दिया कि व्हाट इज डायनेमिक एंड व्हाट इज द थर्मो, ठीक है। अब देखो यहाँ वो तो मैंने समझा दिया कि हीट का ट्रांसफर होगा, कब हीट का ट्रांसफर होगा तो वो फर्स्ट लेक्चर में, और इक्वेशन नहीं है, क्या है, इक्विलिब्रियम है। और इक्विलिब्रियम भी हमने थोड़ा समझा रखा था कि क्या होता है इक्विलिब्रियम, यानी संतुलन स्थिति में होता है कि दोनों टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज। बट इट इज नॉट इनफ फॉर आइडेंटिफाई द सिस्टम इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ कि not enough only to say that, not enough to only say that, to only say that the system is in temperature equilibrium, यानी दोनों टेम्परेचर सेम होगा तो इतना कहना दिस इज नॉट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये कुछ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं है। बट कहने का मतलब है कि सिस्टम कब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा, तो पहली चीज उसमें
पहली चीज कौन सी होनी चाहिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब आप सोचोगे सर ये क्या है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ये है कोई भी ऑब्जेक्ट सिस्टम में रखा हो ना, उस पे सारे जो फोर्स लगते हैं वो इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, यानी द प्रेशर और फोर्सेस, द प्रेशर और फोर्सेस, जो प्रेशर है फोर्सेस है वो कैसे होने चाहिए, द प्रेशर और फोर्सेस, द प्रेशर और फोर्सेस आर इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी एक दोनों की इक्विलिब्रियम, जैसे कि न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार, यानी कोई भी फोर्स लगे, जितने भी फोर्स लगे वो सारे इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, वो सारे किसमें होने चाहिए, इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, ठीक है, तब मैं उसको मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलूंगा। दूसरा है थर्मल इक्विलिब्रियम, दूसरा क्या होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, वो अभी हमने डिस्कस किया। थर्मल इक्विलिब्रियम यानी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर में इक्विलिब्रियम होना चाहिए, जो हमने बट ओनली टेम्परेचर में, उसमें मैकेनिकल भी और एक और चीज एक है, तो ये तीन चीजें इक्विलिब्रियम होगी ना तभी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम वो सिस्टम कहलाएगी, यानी टेम्परेचर सेम होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम ऑफ ऑब्जेक्ट एट ऑल पार्ट, एट ऑल पार्ट। समझ में आया आपको, मैकेनिकल हो गया, थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। चल दूसरा है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, और चौथा है फेज इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम यानी देयर इज नो एनी केमिकल रिएक्शन बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी प्रकार की केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। तो केमिकल इक्विलिब्रियम किससे बोलेगा, देयर इज नो केमिकल इक्वेशन हैपन बिटवीन द ऑब्जेक्ट, तो उसको मैं क्या इसको मैं क्या बोलूंगा, केमिकल इक्विलिब्रियम। समझ में आया केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है। मैकेनिकल में प्रेशर और फोर्सेस इक्विलिब्रियम होने चाहिए, थर्मल में टेम्परेचर इक्वल होने चाहिए ऑब्जेक्ट के सारे पार्ट पे। केमिकल में देयर इज नो एनी केमिकल रिएक्शन, जैसे कि आप जानते हो हमारे एटमॉस्फेयर में बेस्ट एग्जांपल है ये, हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारे गैसेस है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्या उन्होंने बीच में कुछ केमिकल रिएक्शन होता है नहीं होता है, वो लोग सेपरेट रहते हैं, तो मतलब इट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। समझ में आया कि कोई बच्चा पूछे कि सर केमिकल इक्विलिब्रियम तो कैसे नहीं होगा, जो गैसेस, तो वही है एटमॉस्फेयर का बेस्ट एग्जांपल कि उसमें कई सारे गैसेस रखे हुए होते हैं तो भी वो एक दूसरे के साथ केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं आते, तो दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। और पांचवा है, सॉरी फोर्थ है आपका फेज इक्विलिब्रियम, मैं यहाँ लिख देता हूँ फेज इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम। अब आप केमिस्ट्री थोड़ा पढ़े हो तो स्टेट के बारे में जानते हो, स्टेट क्या है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ठीक है। अब भले उसमें फेज चेंज हो बट मास कांस्टेंट हो ना, तो वो फेज इक्विलिब्रियम होगा। क्या होना चाहिए, बिटवीन द टू फेज क्या होना चाहिए, मास कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मास कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया। तो जब ये चार इक्विलिब्रियम होगा ना तब आपकी सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होगी। यहाँ लिख देना एक सेंटेंस में लास्ट में, व्हेन द सिस्टम इनटू द मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रियम देन द सिस्टम इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। જ્યારે તમારા પ્રણાલી યાંત્રિક, ઉષ્મીય, રાસાયણિક એન્ડ ફેઝ આ ચારેમાં સંતુલન સ્થિતિમાં હોય ત્યારે પ્રણાલી કહેવાશે ઉષ્મા, જે થર્મોડાયનેમિક ઉષ્મા ગતિશાસ્ત્રની રીતે संतुलन में है। सिंपल। तो आपको जब जीटीओ या कोई भी वाइवा में पूछा जाए कि सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कब बोला जाएगा,
जब यहाँ चारे कंडीशन उसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए, नो एनी केमिकल रिएक्शन, नो प्रेशर एक्स्ट्रा, नो फोर्स एक्स्ट्रा, हीट भी टेम्परेचर भी आपका इक्विलिब्रियम होना चाहिए, और आपका जो फेज इक्वेशन है ना, फेज डिफरेंस, वो भी कैसा होना चाहिए, मास कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ आपका टॉपिक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, फटाफट लिख लो। उसके बाद हम जाते हैं डायरेक्ट जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक। ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक, फटाफट एक कॉपी करो। उसके बाद हम जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक जाते हैं, थोड़ा देख लेते हैं उसके बारे में। चलो थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, सॉरी वो तो हमने समझा दिया है। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग किसमें, जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक। चलो फटाफट, तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोले तो खाली इतना नहीं है कि बस हीट इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक, फिर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, उसके अलग चैप्टर है, तो हम वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, उसके ऑलरेडी दूसरे चैप्टर है। ठीक है, ऑलरेडी उसके दूसरे चैप्टर है। ठीक है, देखो यहाँ है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अब देखो यहाँ जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक क्या होता है, शांति से यहाँ सुन लेना। कि पहले मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा ताकि आप इजीली कर सके। पहले आपका पार्ट ए है, ठीक है, और ए है आपका दूसरा पार्ट, और ए है आपका सी पार्ट। यहाँ टेम्परेचर T1 है, यहाँ टेम्परेचर T2 है, यहाँ टेम्परेचर T3। पहले सबका टेम्परेचर कैसा होता है, अलग अलग होता है, यानी T1 नॉट इक्वल टू T2 नॉट इक्वल टू T3। समझ में आया मैंने क्या किया, पहले एक तीन ऑब्जेक्ट रखे, एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे, और ऐसी वॉल रखी जो हीट ट्रांसफर हो सके एक दूसरे में। तो आफ्टर द फ्यू टाइम्स हमें क्या देखना मिला, पहले क्या था, T1 नॉट इक्वल टू T2 एंड नॉट इक्वल टू T3, यानी सभी का टेम्परेचर इक्वल नहीं था। बट आफ्टर द फ्यू टाइम्स पहले क्या होता है, T1 इज इक्वल टू T2 हो जाता है। ये दोनों जो दोनों ऑब्जेक्ट है ना, दोनों ऑब्जेक्ट उसका टेम्परेचर कैसा हो जाता है, सेम होता है। और थोड़ी देर बाद जो C है वो भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उसके कांटेक्ट में है, इसीलिए भाई। अगर कांटेक्ट में हो ही नहीं, कांटेक्ट में है ही नहीं, आपने ऐसी इंसुलेटर वॉल रख दी तो फिर उनके बीच में किसी भी प्रकार का हीट ट्रांसफर नहीं होगा। बट यहाँ मैंने कैसी वॉल रखी है जो इजीली हीट ट्रांसफर कर सके। अब उसको मुझे सेंटेंस में लिखना है, क्या लिखोगे सेंटेंस में, when the two system which is not in equilibrium, and they are contact with थर्ड सिस्टम के कांटेक्ट में आ जाएंगे। when they are contact with third system, then after the few times all the system are become in equilibrium, all systems are become equilibrium position। समझ में आया। दिस इज द जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक, यानी आप किसी भी प्रकार का सिस्टम ले लो जिसका टेम्परेचर अलग अलग है, ठीक है, तो भी क्या होगा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा जब एक दूसरे को आप क्या रखोगे, कांटेक्ट में रखोगे तब। तो ये हो गया बेसिक का सेंटेंस का जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक, ओनली इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है। ठीक है, अब इस चैप्टर में ओनली हमारा क्या बाकी है, एग्जांपल्स बाकी है। बाकी हमारा थर्मोडायनेमिक का ये हमारा पार्ट 4 था।
पार्ट 5 एग्जाम्पल पर होगा, यानी इसका फर्स्ट चैप्टर खत्म। FMHM भी मोस्ट ऑफ खत्म हो गया है। अब हमें चालू करना है टॉम एंड अप्लाइड मैकेनिक्स, ठीक है, वो भी उसका मटेरियल रेडी ही है। बस आप पहले क्या करो, जो भी चलाया है पार्ट 5 पार्ट 6 जो दूसरे सब्जेक्ट का, पहले वो प्रिपरेशन करो, अच्छे से अपनी कॉपी में लिखो। और दूसरा, इसके एग्जाम्पल चलाने से पहले इसमें जितना भी फॉर्मूला आया, जितनी भी डेफिनेशन आई, वर्क, प्रेशर, जो भी है वो, ठीक है, वो पहले आप एक बार रिवाइज करो, लर्न करो, कॉपी करो, एक दूसरे की एक दो बार लिखो। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो एक दो बार जरूर देखो, एक बार देखने से कुछ नहीं होगा। आपको बेसिक से मैंने समझाया है 4 पार्ट्स में, तो आप पहले से अच्छे से देखो और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओ जिसको नहीं समझ में आता है, ठीक है। और हर बार की तरह आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।